अक्सर आप लोग देखते होंगे राज्यपाल के पद को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। इसकी चर्चा होती रहती है। लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते रहते हैं। और एक सवाल और आता है कि भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य क्या हैं। भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या हैं और भारत में राज्यपाल के पद को पुनः परिभाषित करने और बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसका सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिएगा। अनुच्छेद 153 को अगर आप लोग पढ़े ना, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य क्या है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख, राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो नाममात्र अधिकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाती हैं। अनुच्छेद 166 के तहत कार्य संचालन के लिए नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। विधायी भूमिका और विधेयकों पर स्वीकृति की बात करें तो राज्य विधानमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का सत्ता आमंत्रित सत्तावसान और उसका विघटन करता है। किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए और आप देखते हैं कि होनी चाहिए, और जैसा कि संघ स्तर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है अथवा इसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। राज्य के वित्तीय शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनुच्छेद 207 के तहत उनकी सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का वित्त संवैधानिक और राजकोषीय जिम्मेदारियों के अनुरूप हो। त्रिशंकु विधानसभाओं में विवेकाधीन शक्तियां और भूमिका। राज्यपाल कुछ स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना या फिर त्रिशंकु विधानसभा के मामले में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। वे उन मामलों पर भी निर्णय लेते हैं जहां संविधान उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर विवेकाधिकार प्रदान करता है। नियुक्तियों और प्रशासन में भूमिका। तो राज्यपाल अनुच्छेद 165 और 316 के तहत महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, जो हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा भी बना रहा। और यह कार्य राज्य के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, और यह प्रावधान आपातकालीन उपाय के रूप में है, लेकिन इसका प्रयास राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी सिफारिशें न्यायोचित होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो भारतीय राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत उन्हें राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमा, विलंब, राहत या फिर सजा में छूट देने की अनुमति है। हालांकि क्षमादान के मामलों में राष्ट्रपति के अधिकार की तुलना में यह शक्ति सीमित है, क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड या फिर कोर्ट मार्शल मामलों में क्षमादान नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान न्याय में मानवीय विचारों को शामिल करते हुए जांच और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय कल्याण के लिए विशेष जिम्मेदारियां। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में राज्यपाल के पास अनुचित क्षेत्रों पर विशेष शक्तियां हैं। इन राज्यों को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित किया जाता है। वे स्वदेशी अधिकारों की रक्षा और कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या हैं। एक तो विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। ये तमिलनाडु में अभी हाल ही में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय भी दिया था। एक लंबे समय तक आप देखते हैं कि विधानमंडल से पारित विधेयक को राज्यपाल दबा के रखे रहते हैं।
तो राज्यपालों ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने विलंब की है, जिससे विधायी प्रक्रिया और संघीय सिद्धांतों को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, कोई कानून की जरूरत है और जब विधानमंडल पारित कर देता है उसे प्रस्ताव को, तो वो विधेयक कहते हैं, उस पर राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है, तभी कानून बनेगा ना। अगर राज्यपाल आप देखते हैं कि उसे स्वीकृति नहीं देता है, उस पर कोई फैसला नहीं करता है, तो वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। यद्यपि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति देता है। अत्यधिक विलंब से विधायी निष्क्रियता उत्पन्न होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 200 में उल्लिखित जितनी जल्दी हो सके वाक्यांश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। फिर भी कई राज्यों में 2 वर्ष से अधिक का विलंब देखा गया है। उदाहरण के लिए पंजाब 2023 में राज्यपाल ने कई विधेयकों पर 2 वर्ष तक मंजूरी नहीं दी और जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। और इस प्रकार तमिलनाडु में राज्यपाल ने 12 विधेयकों में विलंब किया, जिसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक पक्षपातपूर्ण आचरण और केंद्रीय प्रभाव। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, तब उस राज्य में और राज्यपाल में टकराव देखने को मिलता है। तमिलनाडु में देख लीजिए, अभी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कभी आपने टकराव देखा? कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिल रहा हो। केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल तटस्थ मध्यस्थ होने के बजाय प्रयास संघ में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ तालमेल बैठाकर कार्य करते हैं। इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह और विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश 2016 में राज्यपाल के कार्यों के कारण निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल कर दिया था। सरकार गठन में विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। राज्यपाल प्रायः त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते समय मनमाने ढंग से विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के कारण असंगत निर्णय लिए जाते हैं, जो कभी कभी विशेष दलों के पक्ष में जाते हैं और जिससे लोकतांत्रिक जनादेश विकृत हो जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 2018 में राज्यपाल ने एक राजनीतिक दल को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घटाकर 24 घंटे कर दिया था। महाराष्ट्र 2019 में राज्यपाल को कोश्यारी द्वारा बहुमत साबित किए बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार को शपथ दिलाने के निर्णय के कारण 80 घंटे की सरकार बनी थी। विश्वविद्यालय नियुक्तियों पर संघर्ष। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में प्रायः निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करते हुए नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं और इससे आप देखते हैं कि क्या, इससे कुलपति के चयन को लेकर राज्य सरकारों एवं राज्यपालों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रायः न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बढ़ते विवाद ने यह प्रश्न उठा दिया कि क्या राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद पर बने रहना चाहिए। उदाहरण, पश्चिम बंगाल वर्ष 2023 में राज्यपाल ने एक तरफा कुलपतियों की नियुक्ति की और जिससे राज्य सरकार के साथ कानूनी लड़ाई हुई। जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव। मुख्यमंत्री के विपरीत जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। उसे केंद्र सरकार के विवेक पर अनुच्छेद 156 हटाया जा सकता है और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां राज्यपालों को अपने कार्यों के लिए किसी प्रत्यक्ष परिणाम का सामना किए बिना ही कार्य करना पड़ता है। महाभियोग प्रावधानों का अभाव उन्हें जांच से बचाता है और जिससे महत्वपूर्ण शक्तियां होने के बावजूद वे जवाबदेह नहीं रह जाते हैं। और आप देखिए, प्रशासनिक मामलों में अतिक्रमण। राज्यपालों ने निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को दरकिनार करते हुए दिन प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप अनुच्छेद 163 करना शुरू कर दिया और इस अतिक्रमण के कारण प्रायः शासन में निष्क्रियता आ जाती, जहां राज्यपाल फाइलों को मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं, कैबिनेट के निर्णयों में विलंब करते हैं या राज्य की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हैं। उदाहरण, दिल्ली 2023 में प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण है, एलजी का नहीं। मैंने आप लोगों से कहा ना, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तभी ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। राष्ट्रपति शासन का मनमाना प्रयोग। राज्यपाल ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को लागू करने में सहायक रहे हैं, प्रायः संदिग्ध आधारों पर, जिसके परिणाम स्वरूप निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता। यद्यपि एसआर मुंबई निर्णय 1994 ने इस तरह के दुरुपयोग को सीमित कर दिया था, लेकिन हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से प्रेरित बर्खास्त की भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण, उत्तराखंड 2016 में राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी
और भारत में राज्यपाल के पद को पुनः परिभाषित करने और बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। विधेयकों पर राज्यपालों के निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित करना, विधायी निष्क्रियता को रोकने और संघीय सिद्धांतों को कायम रखने के लिए राज्यपालों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर विधेयकों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। पंजाब मामला 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्यपाल स्वीकृति में अनिश्चित काल तक विलंब नहीं कर सकते, जिससे स्पष्ट समय सीमा की आवश्यकता पर बल मिलता है। पूंजी आयोग 2010 ने आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल के निर्णय के लिए 6 महीने की सीमा की सिफारिश की थी। सरकार गठन में विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना, पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह को रोकने के लिए चुनावों के बाद राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में राज्यपालों को कि विवेकाधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। एसआर मुंबई निर्णय 1994 ने सरकारों को बर्खास्त करने में राज्यपाल की भूमिका को सीमित कर दिया था और चुनाव के बाद के परिदृश्यों के लिए भी इसी तरह के दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। पूंजी आयोग ने एक संरक्षित क्रम का पालन करने का सुझाव दिया। चुनाव पूर्व गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी, फिर चुनाव के बाद गठबंधन, और जिससे हेरफेर को रोका जा सके। विश्वविद्यालय नियुक्तियों में तटस्थता सुनिश्चित करना, राज्यपाल की नियुक्ति का कुलाधिपति के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। सरकारी आयोग 1988 ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को उनकी संवैधानिक भूमिका से असंबद्ध वैधानिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन में राज्यों की अधिक भागीदारी होनी चाहिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ने कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को कम करने वाले विधेयक पारित किए हैं। और आप देखें, नियुक्तियों के लिए राज्य स्तरीय स्वतंत्र आयोग की स्थापना से इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण हो जाएगा। नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में संशोधन, नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने के बजाय स्वतंत्र रूप से कार्य करें। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिए। इसी प्रकार पूंजी आयोग ने सलाह दी थी कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्यपालों को हाल में ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से राज्यपालों को जवाबदेह बनाना, हालांकि अनुच्छेद 361 राज्यपालों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन असंवैधानिक आचरण को रोकने के लिए उनके कार्यों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। रामेश्वर प्रसाद मामला 2006 का है, में फैसला सुनाया गया कि यदि राज्यपाल के निर्णय दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक पाए जाते हैं तो उनकी समीक्षा की जा सकती है। संसदीय जवाबदेही तंत्र, जैसा कि राज्यसभा को राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट को शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन से पारदर्शिता बढ़ेगी। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश, अनुच्छेद 356 की बात हो रही है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कारण बार-बार निर्वाचित सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया और जिसके लिए कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। एसआर मुंबई मामले 1994 में कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन न्यायोचित होना चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए। पूंजी आयोग ने आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्तियों पर अंकुश लगाकर राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। राज्यव्यापी आपातकालीन शासन के बजाय संकटग्रस्त क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप की सिफारिश की और इसकी अवधि को 3 महीने तक सीमित करने की सिफारिश की। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि जब राज्य की संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने या सुधारने में सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाएं तो राष्ट्रपति शासन को अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्यपालों के लिए महाभियोग प्रक्रिया का निर्माण, वर्तमान में राज्यपालों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है और जिससे राज्य स्तर पर उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कोई तंत्र नहीं। पूंजी आयोग ने राष्ट्रपति के समान महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया, जहां राज्य विधानसभा हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके अलावा बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आनंद सिद्धांत को बरकरार रखा, लेकिन इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल को हटाने के लिए वैध कारण होना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्णय को उचित माना, लेकिन यदि इसे चुनौती दी जाती तो केंद्र को इसके लिए कारण बताने होंगे। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर जवाब दे पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।